10 साल से मोदी सरकार है, लेकिन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से अभी भी ये अर्बन नक्सल और ये वामपंथी और कांग्रेसियों का है। पूरी तरह से इस सिस्टम पर ये लोग हावी हैं, पूरी तरह से सिस्टम इनके कंट्रोल में है। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा ही रहेगा। कश्मीर फाइल्स फिल्म का यह डायलॉग एक बार फिर पूरी तरह से 100% सही साबित हुआ। आपको अच्छी तरह से याद होगा, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स में यह डायलॉग था जो खासा लोकप्रिय हुआ था। और यह डायलॉग फिल्म में एक वामपंथी अर्बन नक्सल प्रोफेसर के मुंह से कहलवाया गया था। और वो अर्बन नक्सल प्रोफेसर ये कहती है कि सरकार कोई भी हो, सिस्टम तो हमारा ही रहेगा। और भारत में दरअसल ये बात बार बार साबित होती है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो अर्बन नक्सल, नक्सलवादियों और इन वामपंथियों और कांग्रेसियों का ही रहेगा। देखिए ना, 10 साल से मोदी सरकार है, लेकिन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से अभी भी ये अर्बन नक्सल और ये वामपंथी और कांग्रेसियों का है। पूरी तरह से इस सिस्टम पर ये लोग हावी हैं, पूरी तरह से सिस्टम इनके कंट्रोल में है। ये बात बार बार साबित होती है। आप कुछ भी कर लीजिए, कई सारे ऐसे फैसले हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसे बड़े सारे फैसले हैं जिसका आज मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन आज जिस फैसले का जिक्र कर रहा हूं वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला सुनाया था कि उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, उस तमाम रास्ते में खाने की शुद्धता को देखते हुए, ये देखते हुए कि कांवड़ जो है, कांवड़िए हैं, उनको शुद्ध खाना मिले, वो अपनी पसंद से वो जिसके हाथ का जिस तरह के शुद्ध खाना खाना चाहें उस तरह का शुद्ध खाना खा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि उस पूरे मार्ग में जितने होटल्स हैं, ढाबे हैं, चाय वाले हैं, फल वाले हैं, सबको अपना नाम लगाना होगा, अपना नाम लगाना होगा और बताना होगा कि भाई उनकी दुकान जो है वो उसका मालिक कौन है। इसके पीछे एक सीधी सी सोच ये थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये वीडियो एक के बाद एक, ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों वीडियो आए हैं कि जो मुस्लिम हैं वो कहते हैं कि हमारा धर्म है, तो इसलिए वो खाने की चीजों में थूकते हुए देखे गए, फूंकते हुए देखे गए, थूकते हुए देखे गए। कई जगह इससे गंदा विभत्स काम हो रहा था। इस सब को देखते हुए यह आशंका थी कि भाई जो कांवड़िए रहेंगे उनको कहीं थूक में सना हुआ खाना, उनको किसी थूका हुआ खाना ना मिले, क्योंकि वो बहुत पवित्रता पर ध्यान देते हैं, तो इसलिए उनको कम से कम सावन के महीने में पवित्र खाना मिल सके, इसलिए आदेश दिया गया था। और उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश धीरे धीरे जो है उत्तराखंड सरकार ने भी कहा कि हम भी अपने यहां लागू करेंगे, और साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी कह दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी, इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस, इस फैसले के खिलाफ टीएमसी, इस फैसले के खिलाफ आम आदमी, इस फैसले के खिलाफ आरजेडी, इस फैसले के खिलाफ बाकायदा समाजवादी पार्टी, ये तमाम पार्टियां, ये तो थी साथ साथ शिवसेना। सोचिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे के बेटे की पार्टी, वो सब इस फैसले के खिलाफ गोलबंद हो गए और सिस्टम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इस पूरे इकोसिस्टम ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े फैसले जो हैं वो टंगे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप पीआईएल लगाइए, कुछ करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं होता उनकी सुनवाई का, लेकिन इन्होंने लगाया और लगाने के साथ साथ इनकी इस पिटीशन पर सुनवाई हो गई। झट मंगनी पट ब्याह तो आपने सुना होगा, उसी तरह से झट से याचिका लगी और फट से फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर इंटरिम आदेश दे रहे हैं और नेम प्लेट लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है, अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि अंतरिम आदेश है, अभी इस पर सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन दरअसल अदालत में हुआ ये कि जब ये इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो ये जो तीनों राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, इनकी तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था कि उनको वहां जाना नहीं था, दरअसल ये सब कुछ अचानक से हुआ, इसकी सुनवाई हो गई। तो कोर्ट को दरअसल कायदे से तो कोर्ट को यह चाहिए था कि इनको एक नोटिस जारी करती और अगली सुनवाई तक कहती आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद कोर्ट को ही आदेश देता। लेकिन अदालत ने तुरंत जो है इस पर स्टे लगा दिया और कहा कि हम इस पर स्टे लगा रहे हैं। 26 तारीख को इन तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया। 26 जुलाई को इन राज्य सरकारों के वकील वहां पहुंचेंगे और फिर सुनवाई होगी। फिर कोर्ट क्या करेगा हम नहीं जानते, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब इस फैसले को लेकर अदालत के ऊपर बहुत सारे तरह की लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं उन टिप्पणियों में नहीं जाऊंगा क्योंकि अदालत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। हालांकि इस पूरे फैसले के बीच में एक जज साहब की जो
जो टिप्पणी थी वो बड़ी अनावश्यक थी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो कोई मतलब, उन्होंने ऐसे दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जब मैं केरल में था और जब मैं केरल में खाना खाने जाता था तो मैं शाकाहारी खाना खाने के लिए एक हिंदू ढाबे पे जाता था, एक हिंदू होटल में जाता था, एक मुस्लिम होटल में। लेकिन जो मुस्लिम होटल था उसने बड़ा साफ सुथरा रखा था और उसने बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से रखा था। हिंदू होटल में ऐसा नहीं था, इसलिए मैं मुस्लिम होटल में जाता था खाने के लिए। ये उन्होंने जो अपनी पर्सनल जो चीज शेयर करनी चाहिए, क्या कह के करना चाह रहे थे कोई नहीं जानता। इस पर लेकर भी सवाल उठ रहे, लेकिन मैं कोर्ट के किसी चीज पर सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं इस इकोसिस्टम पर, इस सिस्टम पर सवाल उठाऊंगा जिसने तुरंत जाकर कोर्ट में गए और इसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया। अब आप ये देखिए कि इस पूरे स्टे ऑर्डर लेने में कौन कौन लोग शामिल हैं। सबसे पहले हुआ क्या, जैसी ये चीज हो इसके खिलाफ सबसे पहले तो कांग्रेस ने इसको लेकर आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई। लेकिन इकोसिस्टम किन लोगों का समझिए, कांग्रेस और ये सब लोग जो हैं सब आपस में मिले हुए हैं, अंदर से सब लोग एक साथ रहते हैं। इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जब सामने आती हैं तब जो है ये सब बढ़ जाते हैं। चाहे टीएमसी हो, टीएमसी राहुल गांधी को नेता नहीं मानेगी, राहुल गांधी जो है वो ममता को नेता नहीं मानेंगे, और इस तरह से इनकी आपसी महत्वाकांक्षाएं बहुत चलती हैं। अभी दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ भी मिलाया कांग्रेस ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब गाली भी दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस जो है जमकर राजनीति कर रही है। पंजाब में दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब एकजुट हो गए और बाकायदा तुरंत बयान आया इसको लेकर के। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। इधर महुआ मोइत्रा ने इस पूरे मामले में जो है कहा कि मैं इसको पिटीशन दायर करूंगी, और महुआ मोइत्रा और उनके पास वकीलों की एक लंबी फौज है। अब देखिए अभिषेक मनु सिंघवी, वो कांग्रेस के भी हैं, टीएमसी के भी हैं, हर पार्टी में रहते हैं, हर पार्टी के साथ उनके संबंध हैं, और जो है वो बाकायदा इस मामले में कोर्ट में गए और कोर्ट में स्टे ऑर्डर मिल गया। अब इस मामले में जो लोग कोर्ट गए थे जरा उनके बारे में डिटेल जान लीजिए, तब आपको पता चलेगा ये पूरा इकोसिस्टम कैसा है और ये कितना मजबूत इकोसिस्टम है और कितनी सारे विरोधाभास है इस इकोसिस्टम में। लेकिन इसके बावजूद भारत पर ऐसा लगता है इस इकोसिस्टम की ही हुकूमत है, इस तरह का लगता है। अब आप देखिए इस पूरे मामले में यह खबर आ रही है, एक एनजीओ गई थी, एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट गई थी, एक एनजीओ ने बाकायदा इसमें पिटीशन लगाई थी। अब ये एनजीओ कौन सी है ये समझ लीजिए। इस एनजीओ का नाम है एपीसीआर। हाँ, इस एनजीओ का नाम क्या है? इस एनजीओ का नाम है एपीसीआर। इस एपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एपीसीआर नाम का एक एनजीओ है जो गया था। इस एनजीओ, ये एनजीओ कौन चलाता है, कौन इस एनजीओ के तहत कौन गया? वो है मलिक मुस्तकिन खान। अब ये मलिक मुस्तकिन खान कौन है ये भी समझ लीजिए। ये मलिक मुस्तकिन खान दरअसल जनरल सेक्रेटरी है जमाते इस्लामी के। आप सोचिए, जमाते इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी हैं जो हलाल को बढ़ावा देते हैं, और इनके साथ साथ जमीयत उलेमा हिंद भी है। जमीयत उलेमा हिंद भी इनके साथ पूरा गठजोड़ है। तो ये जमीयत उलेमा हिंद, जमाते इस्लामी, ये तमाम वो संगठन है जो बाकायदा भारत में हलाल का पूरा रैकेट चलाते हैं। इनको ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ हलाल फूड खाएगा, मुसलमान सिर्फ हलाल फूड खाएगा और मुस्लिम दुकानों पर सिर्फ हलाल फूड बिकेगा, और मुसलमानों को अपने मजहब, अपने धर्म के अनुसार हलाल फूड ही खाना चाहिए। ये दुनिया भर को हलाल फूड खिला रहे हैं, दुनिया भर को हलाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं? खुद जो है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, सिविल राइट्स के नाम से इस तरह से एक दूसरा संगठन एनजीओ चलाते हैं, और उस एनजीओ में हिंदू अपना खाना जो है शुद्ध ना खाएं, कावड़ी अपना शुद्ध खाना ना खा सके, उसके लिए जाकर ये मजहब के आधार पर पिटीशन लगाते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। तो ये तमाम लोग जो है कभी सिविल राइट के नाम पर, कभी ह्यूमन राइट के नाम पर इस तरह के पूरा खेल करते हैं, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है इनका है, इसी तरह से इनका कब्जा है। और इनके लिए वकील कौन है? इनके लिए देखिए वकील कपिल सिब्बल जैसे बड़े लोग होते हैं, इनके लिए वकील अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग होते हैं। और इनके पीछे कौन ताकतें होती है? इनके पीछे फंडिंग कहां से हो रही होती है? आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनकी फंडिंग विदेशों से होती है। बड़ी बड़ी इस तरह की टाटा, इन्फोसिस जैसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इन सब जो इनके सोर्सेज हैं उनको इस तरह की फंडिंग होती है। ऐसा कई सारी चीजें हैं जो जानकारी आपको मिलेगी तो आप चौंक जाएंगे। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसी तरह से काम करता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये एपीसीआर नाम की एक संस्था गई थी, और कौन गया था? और महुआ मोइत्रा गई थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं महुआ मोइत्रा कौन है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। वो हिंदुओं को लगातार गाली देने का काम करती हैं, हिंदुओं को वो किस तरह से जो है हिंदुओं को लेकर के, राम मंदिर को लेकर किस तरह की बयानबाजी करती हैं,
क्या उनके पूरा हिंदुओं को लेकर सोचा आप अच्छी तरह से जानते हैं। ममता बनर्जी की क्या सोचा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये लोग इसमें शामिल थे। और इसमें कौन शामिल था, एक प्रोफेसर अपूर्वानंद इसमें शामिल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद, वही जो अल्ट्रा जो ये जो वामपंथी और ये जो अर्बन नक्सल हैं, ये उन्हीं का गैंग के हैं। ये प्रोफेसर अपूर्वानंद जो है, इनके ऊपर दिल्ली दंगों का आरोप है, इनके ऊपर ये आरोपी हैं। दिल्ली दंगों के समय इनकी भूमिका जो है उसकी जांच चल रही है, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। तो दिल्ली दंगों में जो शामिल रहा हो, आप सोच सकते हैं वो व्यक्ति जाकर कांवड़ियों को शुद्ध भोजन ना मिले, कोई नाम डिस्प्ले ना हो, इसको लेकर पिटीशन लगाते हैं। इसी तरह से पिटीशन लगाने वालों में एक नदीम खान नाम का व्यक्ति भी है। अब ये नदीम खान कौन है? नदीम खान जो है, इसकी ढेरों तस्वीरें जो है उमर खालिद के साथ, योगेंद्र यादव के साथ और इसके अलावा अरुंधति रॉय के साथ, ये सारा सोचिए एंटी इंडिया गैंग है कि पूरा का पूरा, जो भारत को तोड़ने का, भारत की चिकन नेक काटने का, भारत में दंगों के लिए प्लान करने का, ये सारा का सारा नेटवर्क जो है, ये इसमें जो है ये पिटीशन दाखिल करने वाले लोग में शामिल थे। और इसके अलावा आकार पटेल कौन है? वो एक एनजीओ है, एमनेस्टी जो है, जिस पर भारत में प्रतिबंध लग चुका है। नरेंद्र मोदी ने जिस पर प्रतिबंध लगा, जिसने पैसों का हिसाब किताब नहीं दिया था, ये एमनेस्टी जो है चलाने वाला आकार पटेल था। ये आकार पटेल कौन है? ये आकार पटेल जो है उसमें पिटीशन लगाने वाला है। और आकार पटेल ने गुजरात के दंगों को लेकर भी बहुत सारा एक एजेंडा चलाया था। इस तरह की ये चीजें करता है एमनेस्टी के नाम पर। वो एमनेस्टी जो भारत में भारतीय सेना को बलात्कारी बताती है, भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं कि भारत की सेना कश्मीर में ज्यादती कर रही है, उन सब के पीछे आकार पटेल जैसे लोग रहते हैं। और ये सब के सब मिलकर के बाकायदा गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाई। तो आप पिटीशन लगाने वालों के चेहरे देखिए, नाम देखिए, सब के सब भारत विरोधी, सब के सब हिंदू विरोधी गैंग है। और ये पूरा इकोसिस्टम इन्हीं का है। इसको समझिए, हम लोग कितने खतरे में जी रहे हैं, किस तरह के हम लोग माहौल में जी रहे हैं, आपको इससे अंदाजा हो सकता है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा, इस पूरे मामले की अभी सुनवाई होनी है। 26 जुलाई को इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई होनी है। बहुत संभव है कि उस सुनवाई में कुछ अच्छे तथ्य रखे जाएं। फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी की बात हुई थी कि फूड सेफ्टी कितना जरूरी है, और कंज्यूमर राइट की बात है, कंज्यूमर को ये जानने का हक है कि भाई वो जहां से खा रहा है वो किस तरह का व्यक्ति है, वो क्या 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 चीजें करता है। तो ये सब चीजें जानने का हो सकता है उसके तहत ये स्टे ना रहे, लेकिन ये भी संभावना स्टे रहे। हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो कोर्ट के ऊपर फैसला है। ये भी इसमें विकल्प है कि योगी सरकार इसको लेकर एक कानून बना दे, अध्यादेश बना दे, क्योंकि फिलहाल जो है जो पुराना कानून था, जो कांग्रेस सरकार खुद लाई थी और मुलायम सिंह सरकार खुद लाई थी, उस कानून को ये कहा कि उसमें उसकी कोई जो है उसकी स्टैंडिंग नहीं है, ये कहकर उसको खारिज किया गया। हो सकता है उस कानून की जब चर्चा हो, उस कानून पर जब बहस हो, तो हो सकता है कि कोर्ट को कुछ चीजें जो हैं वो लगे कि हाँ ये कानून को लागू करना चाहिए और इसलिए ऐसा फैसला दे दे, या फिर इसके पक्ष में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के पक्ष में कोई निर्णय सुना दे। या एक विकल्प ये भी, एक संभावना ये भी है कि योगी सरकार ही कोई अध्यादेश ले आए और अध्यादेश लाकर इस तरह का कानून बना दे जिसमें ये करना अनिवार्य हो जाए। ऐसे कई विकल्प, कई संभावनाएं, लेकिन इसमें क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ये मामला किधर जाएगा, हम कोर्ट को लेकर कुछ नहीं कह सकते, सरकार को लेकर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं इस देश के सभी हिंदुओं से, आप सब लोगों से, कि देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इकोसिस्टम इनका है। आप इस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, इस इकोसिस्टम के साथ लड़ रहे हैं। इस इकोसिस्टम से लड़ने वाले कुछ लोग हैं जो लगातार इस इकोसिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले भी हिंदू ही हैं। तो बड़ा जरूरी है इस इकोसिस्टम के षड्यंत्र को समझें, कम से कम इतने हम समझे। ये पूरा फैसला जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, उस पूरे फैसले को हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। ये कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरे हिंदुओं को किसी ने थोड़ी कहा था कि मुसलमानों को ही अपना सिर्फ नाम लगाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लगाना, और नाम लगाने में आखिर क्या आपत्ति है? इस तरह का कानून है, आप अपना नाम बताने में क्यों शर्मा रहे हो? आपको नाम बताने में क्या आपत्ति है? आपको क्यों लगता है आप नाम बताएंगे तो उससे आपका धंधा चौपट हो जाएगा? इसका मतलब आपके मन में कोई ना कोई चोर जरूर है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उसी तरह से आपकी दाढ़ी में भी कोई तिनका जरूर है, इसलिए आप अपना नाम बताने में जो है वो कर रहे हैं। आप अगर समझ लीजिए कि आप अगर नाम बता रहे हैं, वैसे भी आप सोचिए ना, हिंदू इस तरह का नहीं है कि वो किसी का नाम देख के नहीं जाता। अरे मैं जब मैं बाल कटवाने जाता हूं, मुझे मालूम है मेरे जो बार्बर हैं वो मुस्लिम हैं, मैं बचपन से उसके पास जा रहा हूं, आज भी उसी के पास जाता हूं। मेरी जो गाड़ी ठीक करने वाले हैं वो मुस्लिम हैं, मैं उनके पास जाता हूं। इसी तरह से जो है मेरे साथ काम करने वाले बड़े मुस्लिम हैं, मैं उनके साथ काम करता हूं, मैं उनके साथ खाना भी खाता हूं। ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है कोई मुस्लिम होगा तो उसके साथ उठना बैठना बंद कर देगा, मुस्लिम नाम देखकर बंद, ऐसा कतई नहीं। हिंदू ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो नॉनवेज खाने के लिए मुस्लिम दुकानों को देखते हैं, वो देखते हैं कि भाई करीम पर जाते हैं,
लखनऊ में जाएंगे टुंडे कबाब खाएंगे, सबको पता है मुस्लिम है। मुस्लिम इलाकों में लोग जाते हैं और देखते हैं कि मुस्लिम इलाकों में नॉनवेज ज्यादा अच्छा मिलता है, लाखों की तादाद में हिंदू जाता है। तो हिंदू कभी नाम देखकर ये डिसाइड नहीं करता, लेकिन हाँ कांवड़ियों को तो ये हक है भाई, उनकी धार्मिक आस्था है, उनकी श्रद्धा है, उनको कम से कम अपने व्रत के दिनों में, उनको जब ये यात्रा कर रहे हैं तब उनको इस बात का तो हक है कि वो कम से कम अपने व्रत को पूरी शुद्धता, अपने संकल्प को शुद्धता के साथ जो है उसका पालन कर सके। इतना अधिकार तो उनका मिलना चाहिए। हिंदुओं को इतना अधिकार भी जो है वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में स्थिति है, मुसलमानों को हलाल के तहत सब कुछ मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा हलाल के तहत उनको रेजिडेंस मिलेगा, हलाल के तहत उनको बाकी सब चीजें मिलेंगी, खाना पीना और जो है लिपस्टिक और सारा मेकअप का सामान सब मिलेगा। जो हिंदू है वो अपने धर्म का पालन भी अपनी शुद्धता के साथ, अपनी आस्था के साथ नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान में स्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस इकोसिस्टम से लड़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये लोग देश विरोधी, भारत विरोधी लोग हैं और इस इकोसिस्टम से लड़ने के लिए हिंदुओं को जागरूक होना बड़ा जरूरी है, हिंदुओं को एक साथ आना बड़ा जरूरी है। ऐसे किसी भी अवसर पर मिलकर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कह सकता हूं, आप लोगों से अपील कर सकता हूं, क्योंकि ये देश अकेले अशोक श्रीवास्तव का नहीं, ये देश हम सबका है, आपका भी है, हम सबका है। तो हम सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। किसी सरकार के भरोसे रहेंगे तो फिर मुझे लगता है हिंदुओं के लिए बड़ा मुश्किल होगा। हिंदुओं को बड़ा जरूरी है एकजुट होकर डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का, और ये भी आज भी ये अवसर है कांवड़ियों के लिए, हमको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।